नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज हम दो खबरों का पंचनामा करने जा रहे हैं। एक खबर अंतर्राष्ट्रीय है तो दूसरी खबर राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से आ रही है, जिसने 110 लोकतांत्रिक देशों को एक मीटिंग में इनवाइट किया है। तो दूसरी खबर हमारे देश से है, जहां पर नीरा नाम की एक संस्था का गठन होने जा रहा है। इन दोनों खबरों का हम पंचनामा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा आग्रह है कि आप YouTube पर स्टेटमेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर स्टेटमेल के सभी न्यूज़ और पंचनामा के अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। फेसबुक पर भी जाकर आप हमारे स्टेटमेल टीवी पेज को लाइक और शेयर करें। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय है। अमेरिका ने लोकतंत्र पर चर्चा करने के लिए 9 और 10 दिसंबर को वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। इसमें अमेरिका ने कुल 110 देशों को इनवाइट किया है, जिसमें हमारा देश इंडिया भी शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि चीन को यूएसए ने इनवाइट नहीं किया है। चाइना ने माना नहीं है कि यूएसए एक लोकतांत्रिक देश है। यही बात खत्म नहीं होती। यूएसए ने एक और पंगा किया है। उसने, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है अपने देश का, ताइवान को इस मीटिंग में अलग से इनवाइट कर दिया है। इस इनविटेशन से चाइना चिढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसी बात को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने जो इनविटेशन जिन देशों को दिया है, उसमें उसने टर्की को भी बाहर रखा है, जबकि टर्की नाटो का संगठन है। जो अमेरिका ने एक नाटो का संगठन बना रखा है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड पावर है, उसमें टर्की मेंबर है। लेकिन टर्की को भी इस समिट में यूएसए ने इनवाइट नहीं किया है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान को अमेरिका ने इनवाइट किया है, भारत को इनवाइट किया है, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। यह सूची यूएसए के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है। अब आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि यूएसए किस विषय पर सबमिट करने जा रहा है, इसका एजेंडा क्या है। इस जो लोकतांत्रिक देशों की ये समिट है 110 देशों की, इसमें जो एजेंडा है उसमें 3 बातें मुख्य हैं। नंबर 1, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष, करप्शन से लड़ाई और मानवाधिकारों का सम्मान। अमेरिका मानता नहीं है कि चाइना में मानवाधिकार का सेव है, इसलिए लोकतंत्र पर इस चर्चा के लिए अमेरिका द्वारा बुलाई गई बैठक में अमेरिका और चाइना के संबंध बिगड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपको भी याद होगा, हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। उस बैठक में भी ताइवान मुख्य मुद्दा था। चाइना ने साफ तौर पर जो बाइडेन को कहा था कि वो हमारे देश के हिस्से ताइवान में इंटरफेरेंस ना करें। अगर वो इंटरफेरेंस करेंगे तो ये आग से खेलने जैसा होगा। लेकिन अमेरिका ने चाइना की इस धमकी को बड़े हल्के से लिया है। उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की है कि चाइना ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस मीटिंग में ताइवान को अलग से निमंत्रण देकर यूएसए ने एक तरह से ताइवान को अलग देश की अनौपचारिक तौर पर तो मान्यता दे ही दी है। अमेरिका ने एक तरह से विश्व को भी बता दिया है कि चाइना अब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बल्कि ताइवान डेमोक्रेटिक देश है। इस मामले को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने विश्व को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो ताइवान के मामले में झुकने वाला नहीं है। यूएसए ने साफ कर दिया है कि अब वो चीन के सामने झुकने वाला नहीं है। इस निमंत्रण के बाद चाइना ने कहा है कि अमेरिका फिर से दुनिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बार लड़ाई पूंजीवाद बनाम साम्यवाद ना होकर लोकतंत्र बनाम अदर्स की है। असल में अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि अब उसके लिए रशिया उतना बड़ा खतरा नहीं है, या कोई और देश ज़्यादा खतरा नहीं है, बल्कि चाइना अब बड़ा खतरा होने जा रहा है। अगर उसको अपना वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी फर्स्ट पोजीशन रखनी है तो उसे चाइना को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो उसकी दादागिरी खत्म होने वाली है। अपनी इस हैसियत को बचाने के लिए ही अमेरिका ने चीन की पूंछ पर पैर रख दिया है। ताइवान चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
चाइना किसी भी कीमत पर ताइवान को छोड़ने वाला नहीं है और अमेरिका ने ताइवान को इनवाइट करके चीन की पूंछ पर पैर रख दिया है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके क्या परिणाम होंगे। अब हम दूसरी खबर का पंचनामा करते हैं जो हमारे देश से निकल कर आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। कभी हमारे प्रधानमंत्री रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश की नदियों को जोड़ने का सपना लिया था। उस वक्त ये एक असंभव सा काम नजर आता था। प्रधानमंत्री का मानना था कि देश में कहीं तो सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, अगर इन नदियों को इंटरलिंक कर दिया जाए तो जहां पर सूखा पड़ रहा है वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है, इरिगेटेड लैंड बढ़ाई जा सकती है, हमारे देश की तरक्की हो सकती है, नए शहर बच सकते हैं, नए लोगों को काम मिल सकता है, नया रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन बड़ा कठिन काम लगता था और सोचा जाता था कि मान लीजिए गंगा और कावेरी को मिला दिया जाए तो कितना अच्छा हो। देखिए गंगा में मानसून जब आता है तब बाढ़ आई हुई होती है, पानी उसके पास सरप्लस होता है, पानी बेकार बह रहा होता है, और उधर तमिलनाडु में कावेरी सूख रही होती है। और कावेरी में पानी कब आता है? दिसंबर में, जब गंगा सूख रही होती है। अगर बाई चांस मान लीजिए किसी भी तरह से इन दोनों नदियों को मिला दिया जाए तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इरिगेटेड हो जाएगा, एक बहुत बड़े हिस्से में पानी की कमी नहीं रहेगी। ऐसी चर्चाएं बरसों से चल रही है, ब्रिटिश काल से चर्चाएं चल रही हैं कि इन नदियों को जोड़ा जाए। लेकिन अब सिर्फ ये चर्चाएं नहीं रहने वाली हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार इस पर सीरियस हो गई है। भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने एक संगठन का गठन किया है जिसका नाम है नीरा, NIRA। नीरा माने NIRA, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी बनने जा रही है जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसने इसका प्रपोजल दिया है। ये बहुत जल्द ये कानूनी रूप लेने जा रही है। जैसे हमारे देश में NHI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम सड़क बनाना है, और इसी तरह से एक नीरा संगठन खड़ा होने जा रहा है जिसका काम होगा कि नदियों को इंटरलिंक करना, जहां कहीं भी नदियां जोड़ी जा सकती हैं। अभी पीछे मध्य प्रदेश में कैन और बेतवा दो नदियों को जोड़ा गया है। देखिए कितना बड़ा लाभ वहां पर हुआ है दो नदियों को जोड़ने से। इसी बात को ध्यान में रख के एक नेशनल लेवल पर एक संगठन खड़ा किया गया है, उसे फुल अथॉरिटी दी गई है जिसका नाम नीरा रखा गया है। यह आपके लिए बहुत काम की चीज है कि एक नीरा जैसे NHI है उसी तरह से ये भी एक अथॉरिटी हो गई है जो नदियों को इंटरलिंक करेगी। इसका जो अध्यक्ष होगा वो सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी होगा, एक कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी होगा, वित्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा। इतना बड़ा अधिकारी उसको हेड करने वाला है। नीरा को बहुत अधिकार दिए जा रहे हैं। नीरा ना केवल स्टेट लेवल के मुद्दों को बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों को भी अब नीरा ही निपटेगा। मान लीजिए कि दो राज्यों का आपस में विवाद है, किसी डैम को लेकर विवाद है, किसी नदी को लेकर विवाद है, हरियाणा पंजाब का सतलुज यमुना लिंक का विवाद है। इन सब मुद्दों को लेकर नीरा निपटेगा। मान लीजिए दो देशों के बीच में पानी को लेकर विवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर हमारा बांग्लादेश के साथ विवाद है, हमारा चाइना के साथ विवाद है। अब ये नीरा नाम का जो संगठन है वो डायरेक्ट चाइना से बात करेगा, डायरेक्ट बांग्लादेश से बात करेगा। जो बात करनी है पानी को लेकर, पानी से संबंधित जो भी कोई मुद्दा होगा, अब ये संगठन काम करेगा, ये सीधी बात करेगा। इसको चलाने के लिए इसको जो बजट की जरूरत होगी वो भी अब इसी की जिम्मेवारी है कि ये कहीं से भी उगाए, इंटरनेशनल संस्थाओं से, IMF से, देश की सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, जहां से भी उसको फंड मिल सकता हो वो फंड ले सकता है, लोन ले सकता है। आखिर नदियों को लिंक करना है तो उसे नहरें खोदनी पड़ेंगी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। इस पैसे की उगाही का अधिकार भी इसी संस्था को दिया जा रहा है। उसको इतनी आज़ादी होगी कि वो IMF से भी लोन ले सकता है, वो चाहे तो हमारे देश के बैंकों से लोन ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, फंडिंग कर सकता है, कुछ सेंटर से बात कर सकता है कि 50% सेंटर देगी इस प्रोजेक्ट में, 50% स्टेट देंगे, क्योंकि फायदा तो सीधा स्टेट्स को होगा। इस तरह से इसको अधिकार दिया गया है कि वो जितने भी पानी से संबंधित, नदियों से संबंधित, नदियों को जोड़ने से संबंधित जितने मामले हैं उस पर ये अधिकृत है। लेकिन ये काम बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। नदियों को जोड़ना कोई इतना आसान जॉब नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप ये देखिए, सबसे पहले तो हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। हर नदी का अपना एक बेसिन होता है, हर नदी का अपना एक बेसिन का सिस्टम है, उसकी अपना इकोसिस्टम है। अगर
उस बेसिन को, उसके इकोसिस्टम को, नदी को चेंज किया जाता है तो काफ़ी सिस्टम बिगड़ जाता है। हमारी एक्वा लाइफ चेंज हो जाती है, एक्वा लाइफ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। एक जो प्राणी जलीय जीव हैं उसको एक नदी में, उस नदी के पानी में, उसके नदी के तट पे, उस नदी के वहाँ के ऊपर के जलवायु में रहने की एक आदत होती है। मान लीजिए कोई नदी राजस्थान में शिफ्ट कर दी जाती है तो वहाँ की जो जलवायु है उसको सूट नहीं करेगी। इसी तरह से नहरों से अगर वो आएंगे तो जिसको बड़ी जगह चाहिए, बड़ा पानी का स्थान चाहिए, अगर वो नहर के थ्रू दूसरे में शिफ्ट करता है तो हमारी एक्वा लाइफ को एक बार बहुत असर होने जा रहा है। दूसरी, डिफॉरेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। आप ये देखिए, दो नदियों को अगर जोड़ना है तो नहर बीच में खोदनी पड़ेगी, और नहर खोदने के लिए आप देखिए जंगल काटने पड़ेंगे, जमीन का अधिग्रहण होगा, जमीन का अधिग्रहण होगा तो पलायन भी होगा, हमारे जंगल बहुत कम होंगे, जंगली जीवों को बड़ी दिक्कत होगी, जमीन को डिवाइड होगा। मान लीजिए किसी के खेत में से नहर जा रही है तो उसकी जमीन एक तरफ इधर हो जाएगी, आधी जमीन इधर हो जाएगी। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे वाटर लेवल नीचा है और हमें ऊपर ले जाना है तो हमें उसके लिए वाटर लिफ्ट करने के लिए डैम बनाने होंगे। अगर डैम बनेंगे तो कई कई गाँव को हमें विस्थापित करना पड़ेगा, उनके लिए पलायन होगा उन लोगों का, उन ग्रामीणों का। उनके लिए अब पीछे जब भाखड़ा डैम बना था तो वहाँ के लोगों को, हिमाचल के लोगों को इधर हमारे फतेहाबाद तक में आकर भी बसाया गया था, उन्हें यहाँ पर ज़मीनें दी गई थी। ये कई तरह की चीज़ें हैं जो दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन ये भी कोई कम बात नहीं है कि हमारे इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार मिलेगा, हमारी इरिगेटेड लैंड बढ़ेगी, जहाँ कहीं सूखा रहता है वहाँ पर उपजाऊ जमीन बढ़ेगी। इस तरह से फायदे नुकसान दोनों होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस विषय पर सोचा है, एक अथॉरिटी का गठन किया है जिसका नाम नीरा रखा है। नीरा का अर्थ होगा नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी, जो सभी नदियों को जोड़ने का काम करेगी। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि नीरा के क्या परिणाम रहते हैं, किस तरह से वो प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और कहाँ से वो शुरू करते हैं और उसके क्या विरोध होते हैं और उसके क्या अंजाम होते हैं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। ये एक बड़ी अच्छी खबर थी जिसका पंचनामा करने के लिए हम आपके बीच में आए थे। एक बार फिर हमारा आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्ट्रीट मेल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको समय समय पर सभी समाचारों के नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पंचनामा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद।